ओके, एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 3 ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, सो देखो क्या होता है, मैंने पहले बताया आपको, अगर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले आपको समझना है वहां पे सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CS2। मतलब डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, सोल्यूट बन जाएगा, और CS2 क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, जो सल्फर जो है, क्योंकि 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ CS2। ओके, इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ CS2, मतलब सल्फर क्या है, सोल्यूट है, और CS2 क्या है, सॉल्वेंट है। सो आपको क्या दिया है, सोल्यूट का मास दिया है, कितना, W2 इज द मास ऑफ सोल्यूट 3.795 ग्राम। और वैसे भी आपको पता है मैंने, जो स्मॉलर प्रोपोर्शन में रहता है वो सोल्यूट रहता है, और जो लार्जर प्रोपोर्शन में रहता है वो सॉल्वेंट। ठीक है, तो CS2 क्या है, सॉल्वेंट है, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, कितना दिया है, 100 ग्राम। ओके, इट्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CS2। This solution boils at, मतलब this value is given boiling point of solution. This solution boils at, that is TB. How much? 319.81 Kelvin. Okay, this solution boils at 319.81 Kelvin. What is the molecular formula of sulfur in solution? तो क्या पूछा उन्होंने what is the molecular formula of sulfur? तो सल्फर क्या है, सोल्यूट है। सल्फर क्या है, सोल्यूट है। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन? तो क्या करना पड़ेगा मुझे पहले, सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा। तो जिसका फॉर्मूला पूछा है पहले उसका मोलर मास निकालो। अगर यहाँ पे पूछा होता, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो जिसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, तो क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला पूछा है, सल्फर का, और सल्फर क्या है, सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मोलर मास निकालना पड़ेगा पहले मुझे। सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा, और उस मोलर मास को मैं क्या करूंगा, एटॉमिक मास, जिसका फॉर्मूला पूछा है, जिसका फॉर्मूला पूछा है उसका पहले मोलर मास निकालूंगा, फिर उस मोलर मास को जिसका फॉर्मूला पूछा है उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूंगा। क्या बनेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, क्या बनेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, फिर उसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। कैसे होता है बताता हूं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन CS2? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, सल्फर का। सल्फर क्या है, सोल्यूट, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, मोलर मास सोल्यूट मतलब M2। सो फॉर्मूला ऑफ सल्फर, और क्या निकालना, फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन CS2, ये निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सल्फर क्या है, सोल्यूट है, पहले सोल्यूट का मोलर मास निकालेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CS2, तो CS2 क्या है, सॉल्वेंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, दैट इज T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है। सॉल्वेंट कौन है, CS2, कितना है, 319.45 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। Kb फॉर CS2 अभी बताया मैंने, Kb किसके लिए रहता है, सॉल्वेंट के लिए, तो सॉल्वेंट CS2 है 2.42 केल्विन kg पर मोल। और क्या दिया, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दिया है, वो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसका यूज करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, कैसे निकालेंगे, TB दिया है, T0 भी दिया है, डेल्टा TB आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। सो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W2, सॉरी KB, पहले KB डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KB इंटू W2 इंटू 1000, KB इंटू W2 इंटू 1000 लेना है कि नहीं लेना है, यस लेना है, क्योंकि W1 किस में दिया है, ग्राम में, इंटू M2 इंटू W1 इंटू व्हाट, W1। ठीक है, ओके। सो डेल्टा TB क्या होता है, TB माइनस T0B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KB इंटू
Kb into W2 into 1000 divided by M2 into W1 into what? W1। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या है यहाँ पे, तो क्योंकि स्पेस कम पड़ेगी हम लोगों को, देखते क्या कर सकते हैं। सो टीपी का वैल्यू कितना है? टीपी 319.81 माइनस 319.81 माइनस टी नॉट बी 319.45 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? केबी कितना दिया है? 2.42 केबी इंटू W2 3 इंटू 3.795 इंटू 1000 का लॉग क्या आ जाएगा? 3.0000 क्या आता है लॉग? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है 1000 का? 3 डिजिट माइनस 1 ना, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 1000 के लिए, तो डिजिट माइनस 1 कितने डिजिट है? 4 1 2 3 4 4 माइनस 1 3 और 10 का 00 में लॉग देख लो, 0 ही निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा? 1000 का लॉग क्या होता है? 3.0000। याद रखना। M2 की जो निकालना है हम लोगों को, W1 कितना दिया है? 100। ओके, सो सॉल्व करो इसको। 11 minus 5 6 1 5 8 minus 5 3 और 0 319 minus 319 0। सो 0.36 आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इसको। क्या हो जाएगा? 2.42 इंटू 0.36 equals to 2.42 into 3.795 into 1000 divided by M2 into 100। ओके, सो अब क्या करेंगे हम लोग? M2 को इधर लेके जाएंगे, 0.36 को इधर लेके आएंगे, तो M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2.42 into 3.795 into 1000 divided by 0.36 into 100। सिंपल मैथ्स है, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हो। क्या निकालोगे इसमें? लॉग ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में क्या होगा? 2.42 प्लस 3.795 प्लस 1000, उसका एडिशन कर लो, लॉग निकालो, इसका एडिशन कर लो, फिर डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 0.36 इंटू 100 दैट इज 0.36 प्लस 100, उसका एडिशन कर लो, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर निकालो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, उसका सब्ट्रैक्शन कर लो, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। सो M2 का वैल्यू निकल जाएगा आपका 255.1 ग्राम पर मोल। सो आपका किसका वैल्यू निकल गया? M2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। सो इसका वैल्यू निकल गया, M2 का वैल्यू निकल गया। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने M2 का वैल्यू निकाल लिया, तो आप लोग इसकी कोई जरूरत नहीं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं पूरा मिटा देता हूँ। सो बस आपको यहाँ पे देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट तो नहीं करोगे, डेफिनेटली इसको लॉग का यूज करके कर सकते हो। तो लॉग ले लो, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। तो पहले लॉग ऑफ न्यूमरेटर में क्या लिखो? लॉग ऑफ 2.42 प्लस लॉग ऑफ 3.795 प्लस लॉग ऑफ 1000। लॉग ऑफ 1000 क्या होता है? 3.0000 डिवाइडेड बाय 0.36, सॉरी, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा? 0.36 प्लस 1000। सो लॉग ऑफ 0.36, इसका लॉग निकालो। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार आ गया, प्लस लॉग ऑफ 100 कितना होगा? 2.0000, क्योंकि 100 की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 2। सो 2.0000। तो आप लोग सॉल्व करो, M2 का वैल्यू निकल जाएगा 255.1 ग्राम पर मोल। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या निकाला? M2 का वैल्यू निकाला, किसका? सोल्यूट का। और सोल्यूट कौन था? सल्फर। तो हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन CS2। तो कैसे निकालेंगे? पहले क्या करेंगे हम लोग?
जो मोलर मास मिला हम लोगों को सोल्यूट का, दैट इज सल्फर का, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप ये तो हो गया सबको क्लियर। इसको मिटा देता हूँ। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इन CS2, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, सोल्यूट का मास निकाला ना, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सल्फर एटम इन मॉलिक्यूल, क्या करेंगे, मोलर मास कितना निकला है 255, मोलर मास को उससे एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। सो मोलर मास और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या है, मोलर मास ऑफ सल्फर कितना है, इतना, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या है 32, इट कम्स आउट कर, वही करो, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा उसका एंटीलॉग, दैट वैल्यू कम्स आउट टू 7.97, दैट इक्वल टू व्हाट 8, दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हो जाएंगे फॉर्मूले में, और सॉरी नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हो जाएंगे मॉलिक्यूल में 8। सो देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन CS2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सल्फर का S, और कितने एटम्स है 8, मतलब क्या बन जाएगा S8, फॉर्मूला सल्फर इन CS2 क्या बन जाएगा S8। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये सब चीजें। सो द फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन CS2 क्या बन जाएगा S8। सो क्या बताया मैंने, किसी भी कंपोनेंट का अगर फॉर्मूला निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, पहले उस कंपोनेंट का मोलर मास निकालो, उस मोलर मास को क्या करो, डिवाइड करो उसके एटॉमिक मास से। ओके, जिस कंपोनेंट का आपको, जिस सब्सटेंस का फॉर्मूला निकालना है उस सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट, बेसिकली क्या पूछते हैं, सोल्यूट के बारे में पूछते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, सोल्यूट के बारे में पूछते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर पूछा तो याद रखो, जिस कंपोनेंट का आपको फॉर्मूला पूछा है सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, पहले उस कंपोनेंट का मोलर मास निकालो और उस कंपोनेंट को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, सॉरी उस कंपोनेंट का क्या निकालो, पहले मोलर मास निकालो, फिर उस मोलर मास को उस कंपोनेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ क्या पूछा था हम लोगों को, सल्फर, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम इन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मिला, कितने एटम्स मिले 8, तो फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन CS2 क्या बन जाएगा S8। लिसन, जितने प्रॉब्लम मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसी को याद रखो, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं पूछने वाला बोर्ड के एग्जाम में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले, लिख के ले लो आप लोग। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स है वही पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक दो न्यूमेरिकल बाहर के भी पूछ लिए तो आप लोग कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता ही है, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नहीं है फिर भी वो ऑप्शन में चले जाते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखो जितने प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ उस प्रॉब्लम की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग अभी, लास्ट प्रॉब्लम। टेक्स्ट बुक में यही प्रॉब्लम दिए हुए तो वही प्रॉब्लम ले रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम चाहिए होंगे, सो यू कैन बाय प्रॉब्लम्स फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोग फिर से केमिस्ट्री के प्रॉब्लम चाहिए तो एक टेक्स्ट बुक आता है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का, वो कर सकते हो। ओके, सो P4, when an unknown amount of solute, when an unknown amount of solute, मतलब सोल्यूट का मास दिया गया यहाँ पे नहीं, उसका मोलर मास इन ब्रैकेट मोलर मास दिया है, मोलर मास इक्वल्स टू 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल। when an unknown amount of solute, सोल्यूट का मोलर, सॉरी सोल्यूट का मास नहीं दिया है बट उसका मोलर मास दिया है,
is dissolved in 50 gram of chloroform. Is dissolved in 50 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. किसमें डिजोल्व किया उसको? क्लोरोफॉर्म में. और क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म. ठीक है, तो डेफिनेटली क्लोरोफॉर्म क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट बन जाएगा. क्योंकि देखो व्हेन एन अननोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट. 50 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. The boiling point is raised by कितने से बड़ा? जितने से बड़ा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. The boiling point is raised by 0.3 Kelvin. ओके, सो ये स्टेटमेंट को समझ लो. द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड बाय. बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. कितने से बढ़ रहा है? रेज्ड बाय. कितने से बढ़ रहा है? 0.3 से. सो दैट इज व्हाट योर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. जितने से बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. 0.3 केल्विन. कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन. कैलकुलेट the mass of solute dissolve in given mass of chloroform. Dissolve in given mass of chloroform. Dissolve in given mass of chloroform. Kb for chloroform. तो अभी पता है मैंने, जिसका Kb रहता है वो क्या रहता है? सॉल्वेंट. Kb for chloroform equals to कितना है? 3.63 केल्विन kg पर मोल. ओके, सो अभी पता है मैंने, अगर सॉल्यूशन की प्रॉब्लम समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट क्या है. सो इफ यू रीड द प्रॉब्लम, व्हेन अननोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ओके, मतलब सोल्यूट का मास नहीं दिया है, हैविंग मोलर मास, बट सोल्यूट का क्या दिया है? मोलर मास. सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट? M2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 ग्राम पर मोल. When unknown amount of solute molar mass दिया है is dissolved in 50 ग्राम of chloroform. आप पूरा प्रॉब्लम अगर रीड करोगे तो आपको क्लोरोफॉर्म क्या मिलेगा? सॉल्वेंट. ठीक है, is dissolved in 50 ग्राम of chloroform. So what is the mass of solvent? W1 कितना दिया है? 50 ग्राम. In 50 ग्राम of chloroform, the boiling point is raised by. This statement is important. The boiling point is raised by कितने से बढ़ा? 0.3 से. So जितने से बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. जिस वैल्यू से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है? डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.3 केल्विन. Calculate the mass of solute. You have to calculate mass of solute. So what is the mass of solute? W2. Calculate the mass of solute dissolved in given mass of solvent. Kb for chloroform कितना दिया है? 3.63 Kelvin kg per mole. Okay, so this form values are given. So easily you can apply the formula. Delta TB equals to क्या आ जाएगा? Kb into W2. अब 1000 यहाँ पे लिखना है कि नहीं लिखना है? चेक करो. W किस में दिया है? ग्राम में. तो 1000 लिखना पड़ेगा. अगर केजी में दिया रहता तो W1 1000 लिखने की जरूरत नहीं थी, बट 1000 ग्राम में है तो उसको 1000 सॉरी जो W1 है वो किस में? ग्राम में है, तो वहाँ पे 1000 लिखना पड़ेगा. डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? M2 into W1. ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है? W2 का वैल्यू निकाल लें. सो वैल्यू को दे यहाँ पे, या फिर आप लोग इजीली W2 को पहले निकाल लो बाहर. W2 क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ. क्या बनेगा? डेल्टा TB. W2 चाहिए ना, W2 को इधर रखो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ. डेल्टा TB W2 इक्वल टू डेल्टा TB into M2 into W1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा?
डिवाइडेड बाय KB इंटू 1000, क्योंकि W2 का वैल्यू निकालना है। सो W2 इक्वल्स टू ये इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, KB इंटू 1000। डेल्टा TB क्या है? और तो मैंने डेल्टा TB 0.3 because that is the boiling point raised by, the boiling point is raised by 0.3, but that is boiling point elevation M2 100, M2 कितना दिया है 100, W1 कितना दिया है 50 डिवाइडेड बाय KB 3.63 इंटू क्या हो जाएगा 1000। क्या करोगे? लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ न्यूमरेटर निकालो, बाद में लॉग ऑफ डिनोमिनेटर निकाल लो, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा उसका एंटीलॉग, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा उसका एंटीलॉग। और W2 का वैल्यू निकल जाएगा आपका, सॉल्व करो उसको, वो वैल्यू निकल जाएगा 0.4132 ग्राम, कितना वैल्यू निकल जाएगा 0.4132 ग्राम। अभी बताया मैंने, जितने प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ बस उसी का प्रैक्टिस करो, वही प्रॉब्लम पूछेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो हम लोगों ने अभी तक दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखा है, वेपर प्रेशर लोअरिंग और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बचा है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद एक और टॉपिक है, दैट इज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट। मतलब तीन टॉपिक बचे इसके, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं सब किसके लिए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल, क्या होता है वो सॉलिड कौन सा होता है यहाँ पे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल। अब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रिया, वहाँ पे देख लेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, कितने प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो सब हम लोग देखने वाले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। ओके।